नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के ऊपर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पोर्टफोलियो में आईटीसी जैसा स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर आईटीसी का स्टॉक भागता क्यों नहीं है, और इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि आईटीसी तंबाकू के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है जिससे आईटीसी एकदम एक अलग कंपनी बन जाती है। क्योंकि इसका अगर आप बिजनेस जानोगे ना, बहुत लोग इसको बस केवल सिगरेट की कंपनी जानते रहेंगे कि ये गोल्ड फ्लैग वगैरह बनाती है, लोग मतलब इसी नाम से ज़्यादा फेमस है, टेम्बैकू नाम से ज़्यादा फेमस है कि ये टेम्बैकू प्रोडक्ट बनाती है। पर इससे हटके जो आईटीसी है ना, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। आप डेली बेस पे यूज़ भी करते रहोगे इसका प्रोडक्ट, पर आपको पता नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऐसे कौन से फेमस ब्रांड है जो आप यूज़ भी करते हो, आपको पता नहीं। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आप वीडियो में जानोगे, सीखोगे कि जो आईटीसी का रेवेन्यू है कहाँ कहाँ से आता है, आईटीसी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पास रिजर्व कितने पड़े हैं, ये डिविडेंड अमाउंट कितना बांटते हैं, इसके ऊपर मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दे दिया आपको कि वीडियो में ये सारी बातें होने वाली, तो वीडियो को स्टार्ट करते फिर आईटीसी का चार्ट पैटर्न भी हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अभी इसका प्राइस चल रहा है 474 रुपये और इसका मार्केट कैप अराउंड 6 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि हैवी लार्ज कैप की एक कंपनी है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है। और इसका मैं अगर आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा ना, मतलब इतने सारे इनके रिजर्व पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, मतलब आप जान के हैरान हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, थोड़ा मैं बिजनेस बता देता हूँ, फिर बाद में जब बात करेंगे ना इसके फंडामेंटल के ऊपर तब मजा आएगा अपने को। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मैं फंडामेंटल पे लेके जाऊंगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा। यहाँ पे एफएमजीसी सेक्टर में देखो, एफएमजीसी में भी आईटीसी, एक बात ध्यान देना, मैं आपको इसका दिखाता हूँ, प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंगेज इनका ही ब्रांड है, आशीर्वाद आटा, यप्पी मैगी, यहाँ पे ये सारे इनके प्रोडक्ट है। यहाँ पे लिस्ट होगा, मैं लिस्ट एक सेकेंड लिस्ट, हाँ लिस्ट ढूंढ लूँ। यहाँ पे देखो लिस्ट, यहाँ पे आशीर्वाद आटा, हाँ ये देखो यहाँ पे ब्रांड है आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट सब यूज़ करते रहेंगे, बिंगो, बिंगो ऑफकोर्स सब खाते ही रहेंगे, और मतलब ऑफकोर्स क्या पता अभी भी खाते रहोगे आप। यप्पी मैगी, फियामा काफ़ी फेमस है, क्लासमेट ये बुक की इंडस्ट्री में यानी कि पेपर इंडस्ट्री में भी, ध्यान देना, क्लासमेट का बुक आप यूज़ करते रहोगे, आपके घर में होगा भी, ये भी आईटीसी का। आशीर्वाद स्वस्वली, ये प्रोडक्ट एक्चुअल नहीं पता मुझे। यहाँ पे बी नेचुरल, वीवेल, अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया, मत गायब मत हो भाई, लेट हो जाए, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, वीवेल, आईटीसी मास्टर शेफ, ये शायद इनका वो है चाय पत्ती है। बाद में सनफिस्ट, फार्मेल्ट, इंगेज, सेंट, सबको पता है। एम, ये आपको पता है एम क्या है, ये माचिस की डब्बी, आपने देखा रहेगा एम। ठीक है, माचिस भी बनाती है, ध्यान देना। बाद में चार्मिस, मंगलदीप, ये देखो अगरबत्ती वगैरह भी बनाते हैं, इनके प्रोडक्ट है, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। ये मंगलदीप जो देख रहे हो ना, ये अगरबत्ती तेल वगैरह भी बनाते हैं, मैंने डीमार्ट में देखा था, मुझे याद आ रहा है। डार्क फैंटेसी जो कि एक प्रीमियम चॉकलेट है इनका, बहुत ही मतलब अच्छा है। तो ये इनके कुछ एफएमजीसी प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो फियामा हो गया, यप्पी मैगी हो गया, बिंगो हो गया, फैंटेसी ट्रीट हो गया, ये मंगलदीप अगरबत्ती वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट हो गए। इंगेज हो गया, आशीर्वाद आटा बहुत ही फेमस हो रहा है। यहाँ पे इनका, यहाँ से ये रेवेन्यू कितना कमाते, अराउंड यहाँ से ये रेवेन्यू 5,500 करोड़ के आसपास कमाते। और हाँ, एक मिनट में आपको पहले ये बता दूं, तब आपको रेवेन्यू सेगमेंट समझ में आएगा कि इनका रेवेन्यू कौन से बिजनेस से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा और बिजनेस क्लियर हो जाएगा इनका। यहाँ पे देखो इनका ना अभी क्वार्टरली रेवेन्यू ना 20,000 करोड़ के आसपास आया था, 20,500 करोड़ के आसपास आया था, जिसमें से ये जो अभी जो मैंने एफएमजीसी सेक्टर आपको गिनाया ना, ये सारे जो प्रोडक्ट उस इस सेगमेंट से इनको 5,578 करोड़ का रेवेन्यू आया। टोटल सितंबर के क्वार्टर में इनको कितना रेवेन्यू आया, 20,500 के आसपास, और जिसमें से 5,500 इस सेगमेंट से आ रहा है। बाकी और भी नीचे चलते हैं, और देखो और भी इनके ना बहुत ही फेमस, और बोल सकते हो कि जो जैन जी रहते हैं ना, जो नए लोग, उनको कैप्चर करने के लिए इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जैसे कि यप्पी कोरियन नूडल्स। अब कोरियन नूडल्स कौन खाएगा, ऑलरेडी सबको पता है, जो जैन जी के बच्चे, जो अभी नए बच्चे, मतलब समझ रहे हो ना आप, बहुत फेमस हो रहे जो रील्स पे। तो ये सारे ऐसे
ऐसे कस्टमर को भी ये पकड़ने की कोशिश करे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये मार्केट के साथ बहुत अपडेटेड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सनफीस्ट बिस्किट भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एग मिल्क का मिक्सचर है, तो किसी को एग पसंद रहेगा, तो मतलब ये सारे मार्केट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आशीर्वाद स्वास्थ्य मिल्क, आशीर्वाद का इन्होंने ऑलरेडी आटा लॉन्च कर चुका है, आटा लॉन्च कर दिया है, मिल्क भी आ चुका है, ठीक है। तो ये देखो इनके कुछ प्रोडक्ट है देखने के लिए मिलेगा। लूप बेल पेन भी भाई लॉन्च कर दिया है। बाद में टेढ़े मेढ़े भावनगरी घटिया पापड़ी घटिया, मतलब बोल सकते हो कि पैकिंग भी देखो कितना खतरनाक है। वही बोलने का मतलब है ना, इनके जो प्रोडक्ट है ना, जो नए लोग हैं ना, उनको टारगेट करने का बहुत मतलब ये ध्यान देते, मतलब मार्केट के साथ ओवरऑल बोलने का मतलब ये कि अपडेटेड रहते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये तो अभी हमने आधा बिजनेस समझा, अभी नीचे और चलते। यहाँ पे देखो इनके प्रोडक्ट वगैरह है, आशीर्वाद आटा जो मैंने आपको बताया। बाद में इनका सबसे बड़ा और सबसे मेन FMGC सेक्टर है, FMGC सिगरेट। मतलब सिगरेट का इनके जो फेमस ब्रांड है, जैसे कि क्लासिक कनेक्ट हो गया, गोल्ड फ्लैग इंडी मिंट हो गया, अमेरिकन क्लब हो गया, मैं 2-3 ही ब्रांड जानता हूँ। अब फ्लैग स्पेशल हो गया, सिल्क क्लट रेड हो गया, फिर क्लासिक बस्ट पोर्टफोलियो हो गया, बाद में क्लासिक आइकॉन हो गया, गोल्ड फ्लेक सोशल रेड हो गया, गोल्ड फ्लेक सोशल 2 पॉड हो गया, ब्रिस्टॉल माजा मिक्स। तो ये इनके कुछ सिगरेट के ब्रांड है, जिससे इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, अराउंड 8,000 करोड़ का। यानी कि इनको जो अभी 20,000 करोड़ का ये रेवेन्यू आया ना, 20,500 करोड़ का, उसमें से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू सिगरेट वाले सेगमेंट से आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट इनका जो 50-60% जो रेवेन्यू है ना, सिगरेट वाले सेगमेंट से आता है। ये बात ध्यान देना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिगरेट की लत सबको पता है छूटती नहीं है। ये कस्टमर बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया इनका दूसरा बिजनेस। तीसरा इनका होटल का है, तो अलग हो गया, होटल का हटा दो। होटल से भी आता है अराउंड 728 करोड़। और इनका ये चौथा बिजनेस है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस बोलोगे क्या, तो ये तंबाकू की पत्तियाँ वगैरह भी उगाते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, चावल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग फूड रहते हैं, ये एक्सपोर्ट करते। एक्सपोर्ट से भी इनको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। एक्सपोर्ट से भी यहाँ पे देख सकते हो कि इनको कितना रेवेन्यू आता है, अराउंड 5,700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है। मतलब इनका जो 3 सबसे जो मेन बिजनेस है, एग्री बिजनेस, ये जो मैंने एक्सपोर्ट का बताया, ये जो देख रहे हो ना, ये पत्तियाँ, ये तंबाकू वाली पत्तियाँ, ये एक्सपोर्ट भी करते बाहर, मतलब बाहर भी देते, यहाँ से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। चावल वगैरह भी एक्सपोर्ट करते, दाल वगैरह हो गया, पैकेजिंग फूड आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये PDF चाहिए तो मैं सेंड भी कर दूंगा। ये इनका चौथा बिजनेस हो गया। यहाँ पे आखिरी देखो पेपर का बिजनेस, ये पेपर का भी करते, जैसे कि मैंने आपको क्लासमेट का दिखाया, ठीक है, पैकेजिंग वगैरह का भी काम करते। यहाँ से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास। इनके 3 सबसे मेन बिजनेस है, इन जो मैंने आपको 4-5 बिजनेस बताया ना, उसमें से इनके 3 सबसे मेन बिजनेस है। पहला FMGC, जो यप्पी मैगी वगैरह डार्क फैंटेसी दिखाया ये। और सेकेंड इनका हो गया अपना सिगरेट वाला बिजनेस, गोल्ड फ्लैग जो इनके फेमस ब्रांड है, वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तीसरा एग्री बिजनेस, ये जो एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से बहुत तगड़ा रेवेन्यू आता है। तीनों बिजनेस ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग बिजनेस है, और इसमें कस्टमर बेस जल्दी हिलता नहीं है, ये एक बात ध्यान देना। मतलब क्लाइंट बने रहते हैं, जिसके वजह से ITC कंटिन्यू ग्रो करते जा रहा है, कंटिन्यू इनके रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू इनके नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, आएंगे हम उसके ऊपर भी। तो इनका कुछ ये बिजनेस का आउटलुक था। मैं इतना लंबे में आपको बिजनेस क्यों समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप बिजनेस समझ जाओगे ना, तो कल को स्टॉक 10% भी गिरता है, 20% भी गिरता है, और आपको कोई अगर टिप भी देता है, अगर आपको बोलता है नहीं यार ITC तो ख़राब है, पर आपको बिजनेस पता रहेगा ना, तो आपको कोई कुछ भी बोले, आपको टिप दे दे, आपको कुछ भी दे दे, या आपको इसके लिए नेगेटिव बता दे, या बोले फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, पर आप मतलब आप समझदार रहोगे, आपके पास नॉलेज रहेगा, आपको पता है नहीं यार इनका बिजनेस तो बहुत खतरनाक बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो कंपनी में कभी ऐसा इशू हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैं बिजनेस बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते तो देखो नेट प्रॉफिट इनका काफ़ी तगड़ा है। मैं बहुत डीप नहीं जाऊँगा, इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही तगड़ा है। सेल्स बात करें तो सेल्स भी काफ़ी तगड़ी है इनकी। इनके पास देखो अराउंड ना 74,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, ठीक है, 74,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है।
और इन्होंने 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब आप पूछोगे कि ये इन्वेस्टमेंट कैसी है? ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, कहीं पे लैंड लिया रहेगा, कुछ चीज़ रेंट पे दी रहेगी, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं इनके। और ये इन्वेस्टमेंट से इनको पैसा भी आता है अदर इनकम में, वो नेट प्रॉफिट में जुड़ता है। तो मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट क्यों बता रहा हूँ? मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, ये सारे इन्वेस्टर के पैसे, ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ये अभी देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 28,000 करोड़। तो यहाँ पे अदर इनकम पे देखो, इस 28,000 करोड़ पे ये 2655 करोड़ कमा रहे हैं, ये नेट प्रॉफिट में जुड़ रहा है, तो इन्वेस्टर को बेनिफिट है, ठीक है। और इनके पास ना 74,000 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे कैश फ्रॉम एक्टिविटी 74,000 करोड़ का रिजर्व ना हल्के में मत लो, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना 74,000 करोड़ को, तो बहुत लोग हल्के में लेते रहेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको कैश फ्रॉम एक्टिविटी एक दिखाता हूँ। ये डिविडेंड पे किए थे 2024 में कितना, अराउंड 19,000 करोड़ का, और 2023 में कितना डिविडेंड पे किए थे अपने इन्वेस्टर को, 15,000 करोड़ का। यहाँ पे अगर मैं आपको इनका बैलेंस शीट में लेके जाऊँ और यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट दिखाऊं, तो इन्होंने 2024 में अराउंड 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और 2023 में इन्होंने 19,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि इनका जो भी नेट प्रॉफिट आता है ये डिविडेंड के रूप में लोगों को बांट देते, कंपनी को एक्सपांड नहीं करते, कंपनी को बढ़ाते नहीं है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस चल नहीं रहा है। अब बहुत लोग इसमें बोलेंगे क्या ये गलत है कि सही है? देखो मैं बताता हूँ कि ये जो भी नेट प्रॉफिट कमाते हैं ये लोगों को डिविडेंड के रूप में क्यों बांट देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो आईटीसी ऑलरेडी बहुत एक्सपांड हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत फैल चुका है, इनके प्रोडक्ट फैल चुके हैं, इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट का, फूफू वाला, ठीक है, ये ऑलरेडी, मतलब कौन नहीं जानता गोल्ड फ्लैग को, कौन नहीं जानता ब्रिस्टॉल को। ऑलरेडी सारे पान टपरियों पे और जहाँ जहाँ भी सिगरेट बिकते हैं ऑलरेडी इनके सिगरेट पहुंच चुके, ठीक है। सब पीते भी इनके सिगरेट, जो ब्रांड है काफ़ी फेमस है। तो बोलने का मतलब ये कि ऑलरेडी ये बहुत पीक पे आ चुके हैं, इनका बिजनेस, इनका मार्केट कैप अराउंड 6 लाख, कितना, एक सेकंड में भूल गया, इनका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास। तो ऑलरेडी एक बहुत पीक पे आ चुके हैं। अब इनकी जो ग्रोथ है ना वो लिमिट हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि ये अपना जाके सिगरेट का ब्रांड स्पेस में बेचने लगे या पाताल में बेचने लगे या समुद्र के बीच में किसी को बोले भाई तू पान का दुकान लगा, इधर भी मेरा बेच, ठीक है, इधर शिप वाले जाएंगे उनको भी सिगरेट दे। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि ये जाके स्विट्ज़रलैंड के टपरी पे बेचेंगे अपना सिगरेट, नहीं। ऑलरेडी इनका बिजनेस फैल चुका है, तो इनकी जो ग्रोथ है ना वो एक लिमिट में आ चुकी है और इनको और एक्सपांड करने की नीड नहीं है। इसके वजह से जो भी नेट प्रॉफिट आता है ये डिविडेंड के रूप में लोगों को बांट देते हैं। अब समझा आपको? समझा ना? अब मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, मान लो एचडीएफसी बैंक है, ऑलरेडी हर सिटी में फैल चुका है, उसके ब्रांच ना हर सिटी में है। एक एग्जांपल के लिए मान लो हर ब्रांच में आ चुका है एचडीएफसी बैंक का बैंक, ठीक है। अब उसको बैंक खोलने की जगह ही नहीं है, हर जगह बैंक खोल चुका है, ठीक है, वहाँ से अच्छे खासे नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो अब एचडीएफसी बैंक को जो भी नेट प्रॉफिट आएगा ना, आप बोलेगा कि मैं नेट प्रॉफिट का करूँ क्या, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत ब्रांच खुल चुके हैं, ऑलरेडी मैं हर सिटी में फैल चुका हूँ, तो अब ये पैसे का करूँ क्या? तो ये पैसे का क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बांट देंगे डिविडेंड के रूप में। तो सेम आईटीसी भी यही करता है, और ऑलरेडी आईटीसी के पास 74,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। समझ रहे हो? 74,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती है, इनके पास रिजर्व पड़ा है। 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा इन्होंने। यहाँ पे अदर असेट्स में जाते तो एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 5,500 का। मतलब इनके पास इतना पैसा है अभी के डेट में, इतना अच्छी खासी निफ्टी 50 की कंपनियों का मार्केट कैप नहीं होता। समझ रहे हो बात को, मेरे बोलने का मतलब? तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके वजह से आईटीसी का प्राइस जल्दी बढ़ता नहीं, क्योंकि आईटीसी अपने आप को एक्सपांड नहीं करता है। आईटीसी को जितना एक्सपांड होना था हो चुका है। अब वो चाहेगा कि मैं एक्सपांड करूँ तो और क्या ही, मतलब वो थोड़ी ना अब हॉस्पिटल में अपने सिगरेट बेचना चालू करेगा। ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते कि होटल के अंदर जो नॉर्मल खाने के होटल रहते उसके अंदर भी बिकना चालू होगा। नहीं, जहाँ सिगरेट बिकते हैं वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके। इसके वजह से उनकी बिजनेस, उनका ग्रोथ एक लिमिट हो चुका है, और जो भी उनको नेट प्रॉफिट आता है उससे उनको बिजनेस बढ़ाना ही नहीं है। तो क्या करते हैं, इन्वेस्टर को पैसा बांट देते हैं, सिंपल। यही इसके वजह से स्टॉक का प्राइस चलता नहीं है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी बेकार कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, हल्के में मत लेना इसको। इसमें अच्छे खासे म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईज, एफआई सब इन्वेस्टेड है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि पोर्टफोलियो को सेफ रखता है, ठीक है, पोर्टफोलियो को बहुत सेफ रखता है। अभी 1 महीने में त्राहिमाम बन चुका है निफ्टी में, ये देखो कुछ गिरा ही नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा है, समझ रहे हो, वहीं का वहीं खड़ा है, ये हिला ही नहीं है, इसमें कुछ गिरावट ही नहीं देखने के लिए मिली है। तो ऐसा ही नहीं लोगों ने इसको बाय करके रखा, ये पोर्टफोलियो को हमारे सेफ रखता है, समझ रहे हो ना। अब पहले के टाइम पे क्या होता था ना, ये बार बार आ रहा है ना, करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले के टाइम क्या होता था ना कि लोगों को बस सोना सोना मतलब गोल्ड दिखाई देता था, ठीक है, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। फिर जमाना क्या आया, स्टॉक मार्केट का। तो अब क्या कर रहे हैं ना लोग, सोना बेच के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे। लोग सोने की कीमत भूल चुके, पर उनको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक 30-40% गिरता है, वहीं पे सोना अपने जगह पे खड़ा रहता है। तब लोगों को गोल्ड की कीमत समझ में आती है। जब स्टॉक का प्राइस गिरता है ना 30-40%, जब निफ्टी गिरता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, मैं क्यों एंट्री किया, मेरे को 20-20, 30-30 हज़ार का लॉस दिखाई दे रहा है, मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है, रोज़ 1-1% पोर्टफोलियो गिर रहा है। जब ऐसे सब हम सिचुएशन देखते ना, तब हमको गोल्ड की याद आती है कि अरे यार गोल्ड रहता तो ठीक रहता, उसने 1 साल में 24% तो रिटर्न दे दिया, 30% रिटर्न तो दे दिया, रोज़ आधा परसेंट चल तो रहा है गोल्ड में पैसा तो स्टेबल तो है, मेरा पोर्टफोलियो जो घर का वो स्टेबल तो है, ठीक है। तो ऐसा फीलिंग आने लगता है। सेम जब हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप और जो स्टॉक जो अभी आंधी तूफान की तरह भागे, मतलब बेकार स्टॉक भी भागे, ठीक है, जब वो गिरने चालू होंगे ना 30-40%, जो कि अब गिरे भी रहेंगे, जो ये गिरावट में गिरे भी रहेंगे, अब लोगों का पोर्टफोलियो रेड है ना, तो अब लोगों को कीमत समझ में आती रहेगी आईटीसी का, कि आईटीसी अगर हमारे पोर्टफोलियो में रहता तो हमारा पोर्टफोलियो एक स्टेबल रहता, ठीक है, 50-50 रहता। तो इसके लिए मेरा एक पर्सनल डिसीजन है, आईटीसी हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर रखता हूं ताकि मेरा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। कल को क्या होगा ना, मान लो कि मैंने इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट भी करके रखा, ठीक है, अब इसने गिरावट तो कुछ नहीं दिखाई है, ये जो मार्केट गिरा उसमें कुछ नहीं गिरावट दिखाई है, ठीक है। 1 महीने में कितने स्टॉक 30-30% गिर चुके, ये स्टॉक 0 के बराबर गिरा, ठीक है। अब मेरे को मौका भी रहेगा ना, क्योंकि इसमें मेरा पैसा स्टेबल है। कल को अगर मार्केट गिरता है या कोई म्यूचुअल फंड में बहुत गिरावट देखने के लिए मिलती है, म्यूचुअल फंड का एनएवी गिरता है, या कोई स्टॉक में 50% गिरावट देखने के लिए मिलती है, रिलायंस बहुत गिर जाता है, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा, मेरे पास फैसिलिटी रहेगी, सर्विस रहेगा, मैं आईटीसी का पैसा निकाल के उस स्टॉक में डाल दूंगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टेबल पैसा है हमारा। कल को हमको कहीं अच्छा मौका मिला तो मैं आईटीसी से उठा के इसमें भी पैसा डाल सकता हूँ, ठीक है। तो आईटीसी को कभी भी हल्के में ना लेना, कभी भी ये मत सोचना कि चल नहीं रहा है तो ये ख़राब है। और हाँ, ये एक चलने से ज़्यादा एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डिविडेंड भी आपको हर साल देता रहता है। अराउंड ये आपको 2.89% का डिविडेंड देता है, और जो इसके स्टॉक का प्राइस चलता है वो अलग, मतलब डिविडेंड भी दे रहा है और प्लस स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो भी अलग, तो ध्यान देना। बाकी आईटीसी से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल जवाब रहेंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे एक इसका सपोर्ट निकालने की मैं कोशिश करता हूँ, तो इसका एक सपोर्ट ये निकलता है और इसका दूसरा सपोर्ट ये निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं इसके लेवल्स निकालने की कोशिश करता हूँ, 3-4 लेवल इसके लिए निकालता हूँ ना, ताकि थोड़ा अपन भी स्टेबल रहे भाई। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी चल रहा है 474, ठीक है। अगर 458 पे आता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है, और अगर 445 पे आता है तो बहुत ही, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये लेवल काफ़ी अच्छा है 445 का। बाकी अगर आपका नज़रिया 2 साल का है तो जो करंट प्राइस चल रहा है वो भी ठीक है, या अगर जो 458 का लेवल है वो भी ठीक है, ठीक है। बाकी
445 आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, आरटीसी हमको दिखाई देता है। पर याद रखना, कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ केवल समझाने के लिए ही समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, स्टॉक का प्राइस बताया, केवल समझाने के लिए बताया। कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है। ये सारे डिसीजन मेरे पर्सनल है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मेरी बातों में आके फंस भी सकते हो। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगाना, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको इनके बिज़नेस के ऊपर बताया, आप जाके थोड़ा क्रॉस चेक भी करो, स्टॉक के ऊपर स्टडी करो। पर हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आईटीसी अगर हमारे पोर्टफोलियो में रहता है तो हमको एक सुकून की नींद आएगी। एक बार ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि गिरते मार्केट में ना हमको कुछ नहीं समझ में आता है। फिर हमको यही समझ में आता है कि लॉस बुक करके बाहर निकल जाए क्या, लॉस बुक कर लेते, मार्केट और गिरेगा तो और ख़रीद लेंगे, ठीक है। ये सारे ख्याल आते। और बोलना बहुत आसान है कि मैं होल्ड कर दूंगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। जब मार्केट गिरता है ना, तब अच्छे भले लोगों की हालत टाइट हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, पैसा भी नहीं रहता है एवरेज करने के लिए कि एवरेज कर ले, फिर जल्दी ऊपर भी नहीं जाता है। और जितने तेज़ी से गिरा है ना, उतने तेज़ी से उसको उठना भी होता है, तो ही हमको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। समझ रहे हो ना। गुस्सा दो वजह से आता है। जब मार्केट गिरता है ना, दो वजह रहते हैं गुस्से के। पहला कि एवरेज के लिए पैसा नहीं रहता है। सेकंड, अब गिरा है ये 50%, वापस मेरे प्राइस पे आने के लिए इसको 70-80% चलना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉजिक रहता है स्टॉक मार्केट में, तो ये बहुत वो रहता है। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए क्या है ना, अपना पोर्टफोलियो स्टेबल बना के रखो, कंफर्टेबल बना के रखो, मतलब सब टाइप के भर के रखो, डाइवर्सिफाई रहो, ताकि आपको कहीं पे अच्छा मौका मिलता है तो हम फटाफट अपने पैसे को घुमा सके, आईटीसी से निकाल के हम कहीं और भी लगा सके, ठीक है। बाकी कुछ भी रिलेटेड आईटीसी से आपके सवाल जवाब रहेंगे, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपको आंसर भी मिल जाएगा। हो सके कोई स्टॉक भी रहेगा आपको, आप चाहते हो कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। ध्यान देना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ।